साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। संसद के बाद अब सड़कों पर भी इसके खिलाफ लोग उतर रहे हैं। जहां विपक्षी पार्टियों के नेता तमाम जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मुद्दे पर। गृह मंत्री अमित शाह से माफ़ी की मांग की जा रही है। वहीं अब बहुजन समाज पार्टी ने भी फैसला किया है कि 25 दिसंबर को देश भर में वो भी प्रदर्शन करेगी। इसके अलावा तमाम जो सामाजिक संगठन हैं, दलित संगठन हैं, उन्होंने भी इसके खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। यानी इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और दूसरी ओर जिस तरह से संसद परिसर में वहाँ धक्का मुक्की की घटना हुई, उसको लेकर लगातार वीडियो फुटेज मांगे जा रहे हैं कि आखिर जो धक्का मुक्की की घटना हुई उसके वीडियो फुटेज कहाँ है। संसद में इतनी बड़ी घटना हो रही है, उसका आरोप लग रहा है, थाने तक, पुलिस तक मामला चला गया, लेकिन उस घटना के वीडियो फुटेज अब तक क्यों नहीं आ पा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। और इससे जो भारतीय जनता पार्टी के आरोप है, वो आरोप बहुत हल्के दिखाई पड़ रहे हैं, जिसकी विपक्ष चर्चा कर रहा है और सोशल मीडिया पर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंसी है। संसद का पूरा शीत सत्र इन तमाम मुद्दों पर, अडानी के मुद्दे पर, मणिपुर के मुद्दे पर और उसके बाद फिर गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर पूरा उसका समय खराब हो गया। चर्चा नहीं हो पाई, विभिन्न मुद्दों पर काम नहीं हो पाया, संसद में जो काम होते हैं वो नहीं हो पाए और पूरा शीत सत्र इन्हीं सब चीज़ों की भेंट चढ़ गया। लेकिन न तो किसी मुद्दे पर चर्चा हुई और न ही गृह मंत्री अमित शाह के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से पीछे हटने की कोशिश कर रही है। लेकिन आरोप लगातार बढ़ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि अगर गलती हो गई है तो माफ़ी मांगने में क्या दिक्कत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। उसी का एक नतीजा है या उसी की एक कोशिश ये भी है कि जिस तरह से संसद परिसर में धक्का मुक्की की घटना हुई। अमलेंदु जी, अब इसको लेकर जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से करीबी मानी जाती है और इधर बीच लगातार उसके तमाम चाहे बयान हो और चाहे उसकी जो कार्यशैली हो, भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने वाली रहती है। आरोप भी लगते हैं और ये दिखाई भी पड़ते हैं। हालांकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया था राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 17 दिसंबर को ये बयान दिया था। 4-5 दिन बीत गए हैं। बीएसपी नेता मायावती की धीरे धीरे उस पर प्रतिक्रिया आ रही है और अब आज ये उनकी घोषणा हुई है कि 25 दिसंबर को ये इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगी, आंदोलन करेंगी। अब ये दिखा रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां भी इस मुद्दे पर उससे दूरी बनाना शुरू कर चुकी हैं। हाँ, बिल्कुल, आप दूरी बनाना शुरू कर चुकी हैं। हालांकि पहले मायावती ने अमित शाह को बचाने का प्रयास किया था और ये कि वो माफ़ी मांग ले कि तो इस पे काम चल जाएगा, लेकिन अब यहाँ माफ़ी नहीं, यहाँ तो इस्तीफे की बात हो रही है कि अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा और बिना इस्तीफे के इससे कम पे बात नहीं होगी। चूंकि देश भर के जो दलित संगठन हैं और जो देश भर के जो संविधान को चाहने वाले लोग हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि 25 दिसंबर को मनुस्मृति दिवस मनाया जाएगा, मनुस्मृति का दहन किया जाएगा जगह जगह और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जाएगी। तो पूरे देश भर में ये आंदोलन शुरू होगा और एक बड़ा आंदोलन जो इसको ये जो है समीर जी, ये सूचना मिल रही है कि बड़ा आंदोलन हो सकता है और इसमें अमित शाह की मुसीबतें पड़ रही हैं। इधर जो अमित शाह के एक नज़दीकी समझे जाते हैं और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मौजूदा उप मुख्यमंत्री, वो अभी तक वो भी बचाने का प्रयास कर रहे थे अमित शाह को, लेकिन अब जो है वो दीक्षा भूमि पहुंचे हैं। यानी कि वो भी अब अमित शाह के खिलाफ जो है वो खुलकर सामने आने का शायद प्रयास कर रहे हैं, ऐसा समझा जा सकता है। वो लोग हम दिखाएंगे कि वो कैसे पहुंचे हैं वहाँ दीक्षा भूमि पर। समीर जी, बिल्कुल, दीक्षा भूमि। एक बड़ी खबर और है कि अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो आज 1 बजे अमित शाह के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब के अपमान को लेकर जो अमित शाह ने वक्तव्य दिया, उस पर मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 बजे करूंगा, कुछ बड़े खुलासे करूंगा। यानी एक बड़ा आंदोलन जो है शायद आम आदमी पार्टी भी इस पे करेगी। जी बिल्कुल। और अरविंद केजरीवाल पत्र लिख चुके हैं जनता दल यूनाइटेड नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी, तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू को भी, कि वो लोग बाबा साहब के अपमान के इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है या फिर उससे दूर है। हालांकि इसका कोई जवाब तो अभी तक नहीं आया, लेकिन
लेकिन प्रदर्शन में जिस तरह से इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने बीजेपी से दूरी बनाई, उसको देखते हुए ये साफ लग रहा है कि इन जो उसके एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल हैं वो उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं। और एकनाथ शिंदे का दीक्षा भूमि जाना, बाबा साहब आम्बेडकर के इस अपमान का मुद्दा जब चल रहा है, इस पर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है, उनसे माफ़ी मांगने की मांग हो रही है, उस दौरान उनका दीक्षा भूमि जाना कितना मायने रखता है। वहाँ पर जाकर पत्रकारों से बात भी की एकनाथ शिंदे ने, सुनते हैं क्या कहा उन्होंने और क्यों वहाँ पर वो गए हैं। लेकिन जिस तरह से ये पूरा का पूरा प्रकरण चल रहा है, उसमें एकनाथ शिंदे का दीक्षा भूमि जाना काफ़ी मायने रखता है। और इस बीच एक और सबसे ज़्यादा नाराज़गी उसमें शिवसेना की दिखाई पड़ रही है, एकनाथ शिंदे की। उस दौरान अगर वो दीक्षा भूमि जाते हैं तो अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संकेत इससे मिल रहा है अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल समझिए, ये काफ़ी बड़ा राजनीतिक संकेत है कि एकनाथ शिंदे को दीक्षा भूमि जाने की ऐसे समय में आवश्यकता क्यों पड़ गई, जब अमित शाह बुरी तरीके से घिरे हुए हैं बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान को लेकर। और 25 दिसंबर को देश भर के संगठन जो है वो गैर सरकारी संगठन जो है वो अमित शाह के खिलाफ एक आंदोलन का कॉल दे चुके हैं। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे को दीक्षा भूमि जाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? इसका मतलब एकनाथ शिंदे भी क्या 25 तारीख के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अमित शाह के खिलाफ जो हो रहा है जी, ये समझ में आ रहा है। तो अब देखना है, अभी इस पर स्पष्ट कुछ नहीं कहा है एकनाथ शिंदे ने, लेकिन जो समझा यही जाता है कि एकनाथ शिंदे भी अब अमित शाह से दूरियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं और अमित शाह के खिलाफ जो है वो एनडीए के अंदर भी चीजें शुरू हो रही हैं। इसका मतलब समझिए ये कि अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर भी दबाव है कि वो भी अमित शाह के मसले पर अपना रुख स्पष्ट करें, चूंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से चिट्ठी लिखकर मांग कर चुके हैं कि आप इस पर अपना रुख स्पष्ट कीजिए, तो दबाव बढ़ता जा रहा है एनडीए में बीजेपी के सहयोगी दलों पे कि वो अमित शाह से दूरी बनाएं और भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ें। जी बिल्कुल, और आज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं तो निश्चित तौर पर यह मुद्दा एक बार वो फिर उठाएंगे और जो गृह मंत्री अमित शाह का बयान है उस पर कुछ बात तो करेंगे ही, लेकिन जो उन्होंने पत्र लिखा था नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को, निश्चित तौर पर उसका जिक्र एक बार फिर करेंगे। पूछेंगे कि आप अगर इस पर अपनी राय स्पष्ट नहीं कर रहे हैं तो इसको क्या माना जाए। जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का साथ दे पाना इन दोनों दलों के लिए मुश्किल होगा। उसको किसी न किसी तरह से उसका बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर अभी भी रुख स्पष्ट नहीं किया है न तो जनता दल यूनाइटेड ने और न ही तेलुगु देशम पार्टी ने। और दूसरी तरफ एक ये भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि किस तरह से ईवीएम के मुद्दे को लेकर सरकार घिरी तो पहले से ही है, चुनाव आयोग घिरा हुआ है, लेकिन ये मुद्दा कोर्ट में पहुंचने के बाद और कोर्ट ने जब जानकारी मांगी तो किस तरह से उन नियमों में परिवर्तन कर दिया जाता है कि डॉक्यूमेंट कौन से दिखाए जाएंगे पब्लिक डोमेन में और कौन से नहीं दिखाए जाएंगे। क्या उस पर पूरी जानकारी है? ये मुद्दा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में गया हुआ था, उसको महमूद प्राचा जो सोशल वर्कर हैं वो लेकर गए थे। उसके बाद वहाँ पर कोर्ट ने कागजात दिखाने के लिए आदेश दिया, लेकिन इस आदेश के बाद वो नियम बदल दिए गए कि कुछ चुनिंदा कागजात ही दिखाए जा सकते हैं, सारे कागजात नहीं। क्या है और पूरी जानकारी अमलेंदु जी इसके बारे में? समीर जी, जानकारी ये है कि 9 दिसंबर को जी हरियाणा और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है उसने महमूद प्राचा जो अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और सेफ फॉर डेमोक्रेसी जो उसको चलाते हैं और ईवीएम मशीनों पर जो आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने याचिका दायर की थी कि हरियाणा चुनाव में फॉर्म 17A और फॉर्म 17C जो है वो उसका उनकी कॉपी उनको दी जाए, चूंकि चुनाव आयोग ने रात में 8% मत बढ़ा दिए थे। तो उनका कि ये दिया जाए और वीडियो की फुटेज हमको दी जाए कि ये मत कैसे बढ़े, कि क्या शाम 5 बजे के बाद भी वोटिंग होती रही थी तो किन किन बूथ पे होती रही और कितनी वोटिंग हुई 5 बजे के बाद बढ़े, उसकी वीडियो फुटेज दी जाए ताकि ये मिलान किया सके कि जो चुनाव आयोग ने एकदम से वोट बढ़ा दिए 8%, वो 8% वोट कैसे बढ़ गए। और यही घपला महाराष्ट्र के चुनाव में भी किया गया कि 8% वोट बढ़ गए। इसी तरीके का घपला लोकसभा चुनाव के दौरान किया गया था। तो यानी अगर चुनाव आयोग को ये देनी पड़ जाती फुटेज और फॉर्म 17C, तो फिर ये लोकसभा चुनाव की भी धांधलियाँ सामने आ जाती और महाराष्ट्र चुनाव की भी धांधलियाँ सामने आ जाती कि मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने हैं वो किस तरीके से फर्जी वाले से बने हैं, ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो अब कल जो है केंद्र
सरकार ने, जो विधि और न्याय जो मंत्रालय है, उसने एक चुनाव संचालन के नियम जो हैं उनमें संशोधन कर दिया है और संशोधन करते हुए कहा है कि सारे दस्तावेज जो हैं वो जनता की पहुंच में नहीं होंगे। इससे पहले जो था, जो 1961 की चुनाव संचालन नियम है, उसकी नियम 393(2)A में कहा गया है कि चुनाव से संबंधित अन्य सभी कागजात सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले होंगे। 1961 से ये चला आ रहा है। उस 1961 से चले आ रहे नियम को केंद्र सरकार ने बदल दिया कि ये सबको नहीं दिया जा सकते। जैसे ही आदेश आया पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का कि ये दस्तावेज जो है वो पिटिशनर यानी महमूद प्राचा को दिए जाएं। इसका मतलब समीर जी ये अंदाज लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में, हरियाणा चुनाव में और महाराष्ट्र चुनाव में जबरदस्त गड़बड़ियां हुई हैं और उन जबरदस्त गड़बड़ियों के बल पे ही केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, नायब सिंह सैनी हरियाणा में मुख्यमंत्री हैं और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हैं। अगर ये दस्तावेज नहीं दिए जाते और ये नियम बदले गए तो इसका मतलब बहुत कुछ छुपाया जा रहा है और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है चुनाव आयोग के ऊपर कि उसने धांधलियां की हैं, ये सामने आ रहा है समीर जी। बिल्कुल। हालांकि अमलेंदु जी ये भी है कि चूंकि आदेश के बाद ये नियम बदले गए हैं, इसलिए वो नियम और उन्होंने पुराने नियम के हिसाब से मांगा है, दस्तावेज मांगे हैं, तो ये नियम तो सरकार को देने पड़ेंगे। नियम बदलने के बाद भले हो आगे से कोई डॉक्यूमेंट न दे। अब जाहिर सी बात है महमूद प्राचा बड़े वकील है तो इस मुद्दे को लेकर वो हाई कोर्ट में शिकायत जरूर करेंगे। और ये, लेकिन ये बहुत देखना दिलचस्प है कि किस तरह से नियमों को कैसे चुपचाप बदल दिया जा रहा है। और पूरी इसीलिए विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है। और चुनावी प्रक्रिया तो प्रभावित हो ही रही है, अब चुनाव से जुड़े दस्तावेज देने से भी इनकार कर दिया जा रहा है, उसकी तैयारी की जा रही है। जो कि 1961 से जब से ये नियम बने हुए हैं तब से ही उनको ये कहा गया है कि ये सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में रहनी चाहिए। और आपको पता ही होगा कि RTI एक्ट भी इसीलिए बना था कि तमाम विभागों में क्या कुछ चल रहा है सारी जानकारी पब्लिक को दी जानी चाहिए और उसका ये अधिकार है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए वो कोई उसके ऊपर कृपा कर रहे हैं, एक नागरिक होने के नाते ये उसका अधिकार है। तो नियम भले बदले हैं लेकिन मुझे लगता है कि दिखाना पड़ेगा और महमूद प्राचा उसको चैलेंज करेंगे ही। नहीं समीर जी, जो उसमें संशोधन किया गया, जो मीडिया रिपोर्ट्स आई है उसमें ये है कि चुनाव आयोग के परामर्श से केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा अधिसूचित इस परिवर्तन के साथ चुनाव से संबंधित सभी कागजातों का निरीक्षण जनता द्वारा नहीं किया जा सकेगा। केवल चुनाव संचालन नियमों में निर्दिष्ट कागजातों का ही जनता द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा। अदालतें चुनाव आयोग को यह निर्देश भी नहीं दे सकेंगी कि वह चुनाव संबंधी सभी कागजात जनता को उपलब्ध कराए। यह संशोधन किया है केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने, जो ये अब अदालतों को रोका जा रहा है कि वो आदेश भी नहीं दे सकते। अब ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है कि क्या मंत्रालय जो है वो अदालत को आदेश दे सकता है कि आप हमारे मामले में आदेश नहीं दे सकते। ये मामला है। अब इस पे देखना है कि ये, इसका मतलब समीर जी, अब ये मामला न्यायपालिका और सरकार के बीच तनाव का एक मुद्दा बनेगा कि क्या सरकार न्यायालय को आदेश दे सकती है, आप कोई आदेश नहीं दे सकते सरकार को। बिल्कुल, ये बड़ा मुद्दा ये बनेगा और जाहिर तौर पर इसका ये इतना आसान नहीं है, इसका विरोध होगा। लेकिन जिस तरह से सरकार पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है और अब वो न्यायालय के ऊपर भी लगाम लगाने की कोशिश कर रही है कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, वो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और चुनाव से जुड़े, चुनाव प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज जो अभी तक सबके लिए उपलब्ध थे उनको रोकने की कोशिश कर रही है, छिपाने की कोशिश कर रही है, ताकि जो धांधली के आरोप हैं वो किसी भी कीमत पर न्यायालय के आदेश के बावजूद बाहर ना आ सके। इसकी तैयारी पूरी तरह से कर रही है सरकार और उसको लेकर ये एक बड़ा फैसला किया है, नियमों में संशोधन किया है विधि और न्याय मंत्रालय ने। और नियमों में संशोधन तब किया है जबकि डॉक्यूमेंट दिखाने का आदेश उसको पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया है, उसके बाद नियमों में संशोधन कर दिया गया। तो अचानक ये किया गया और ये चुपचाप गुपचुप तरीके से किया गया है, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा अब बनने वाला है। और उन स्थितियों में जब ये कि संविधान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लग रहा है, संविधान को ख़त्म करने का आरोप लग रहा है, संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणी गृह मंत्री कर रहे हैं राज्यसभा में, बिल्कुल उनका मजाक उड़ाने के अंदाज में, उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है, सरकार घिरी हुई है। उसको अब एक बड़े आंदोलन का सामना करना
पड़ रहा है, ये अब कहाँ तक ये मुद्दा आगे जाता है, किस तरह से सरकार पर दबाव पड़ता है, और सबसे बड़ी बात ये कि उसके घटक दलों के ऊपर भी ज़बरदस्त दबाव है इस मुद्दे पर कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के अपमान पर वो बीजेपी के साथ है या फिर उससे अलग है। जी जी बिल्कुल समीर जी, ये दबाव जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये दबाव इतना ज़्यादा है कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो उनके सहयोगी हैं उन सबके ऊपर जो है ये दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है जी। और अमित शाह जो है काफ़ी ज़्यादा घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से आखिरी दिन जो संसद का था उसमें अमित शाह भी गायब रहे और नरेंद्र मोदी भी गायब रहे, संसद में नहीं पहुंचे। और लगातार जो है ये दबाव बढ़ रहा है कि अमित शाह जो है इस्तीफा दें, और नरेंद्र मोदी के ऊपर भी दबाव बढ़ रहा है कि वो उनका इस्तीफा लें। और इससे कम पे जो कोई तैयार नहीं है कि अमित शाह का इस्तीफे के बिना बात नहीं बनेगी। उस तमाम दलित संगठन जो है, तमाम जो गैर राजनीतिक संगठन है, वो 25 दिसंबर को बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और देश भर में मनुस्मृति जलाई जाएगी। और एक आप बड़ी कुछ खबर आप देना चाह रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज देना चाह रहे हैं। हाँ समीर जी, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जो आपको याद होगा कि पेगासस का बहुत शोर मचा था जी, जासूसी सॉफ्टवेयर जी। उस पेगासस के खिलाफ व्हाट्सएप ने जो है वो एक मुकदमा जीता है और पेगासस को दंडित किया गया है कि उसने यूज़र्स के फ़ोन में जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। और ये मामला जो है समीर जी, ये जो कैलिफोर्निया की अदालत है यूएसए में, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया, वहाँ की अदालत ने जो है ये जो है फैसला सुनाया है। और इस फैसले में ये है मामला कि जो पेगासस है वो व्हाट्सएप यूज़र्स की हैकिंग के लिए जिम्मेदार है। और ये एनएसओ को इससे बड़ा नुकसान हुआ है। एनएसओ वही है जिससे भारत ने भी जो है पेगासस खरीदा था, और भारत सरकार जो थी उस सदन में ये बताने को तैयार नहीं थी कि पेगासस खरीदा गया है कि नहीं खरीदा गया है, और किस किस के किया, इजराइल से लिया था। और जो 1400 व्हाट्सएप यूजर्स को जो पेगासस ने निशाना बनाया था, और व्हाट्सएप ने जो है एनएसओ को मुकदमा किया। और 5 साल बीतने के बाद जो है ये अब आदेश आया है, और एनएसओ जो है वो उसके हाथ एकदम से कटे हुए नजर आ रहे हैं। वो मुकदमा हार गया है व्हाट्सएप से। तो इसे व्हाट्सएप की जीत नहीं है। अब इसके जरिए ये चीजें भी खुल सकती हैं कि भारत में भी जो है किन किन लोगों के मोबाइल में पेगासस जो था वो डाला गया था। जी, तो चूंकि आरोप लगे थे कि रिपोर्ट्स आई थी कि बहुत सारे मंत्रियों के, विपक्ष के नेताओं के और पत्रकारों के मोबाइल में इसके जरिए जासूसी की गई थी, स्पाईवेयर था, एक सॉफ्टवेयर था पेगासस। तो उसको लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है कैलिफोर्निया की अदालत से। और यहाँ पर जिस तरह से पूरी चुनावी प्रक्रिया को सरकार पर और चुनाव आयोग पर प्रभावित करने के आरोप लग रहे हैं, उसमें एक बड़ा एक डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। जिस तरह से विधि और न्याय मंत्रालय ने नियमों में बदलाव किए हैं कि चुनाव से जुड़े दस्तावेज, सारे दस्तावेज जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं दिए जा सकते हैं। यानी सरकार जिनको चाहेगी वही चीज़ें पब्लिक में दी जा सकती हैं। पूरी चुनावी प्रक्रिया पर जब इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, धांधली के आरोप लग रहे हैं, प्रभावित करने के आरोप लग रहे हैं और वोटों में बढ़ोतरी के आरोप लग रहे हैं, ऐसे में इन नियमों को बदल देना कि किसी को दिखाया भी नहीं जाएगा, अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है। और जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि पूरे संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, सीधे तौर पर अब न्यायपालिका के ऊपर अंकुश लगाने की ये तैयारी के रूप में इसको देखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल समझिए, न्यायपालिका पर अंकुश लगाने की तैयारी है। और तैयारी नहीं है बल्कि सीधा सीधा न्यायपालिका को आदेश दे दिया है। जी हाँ, कि आप भी जो है आदेश नहीं दे सकते। यानी आप अदालतों को जो है वो सरकार बताएगी कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो ये सीधा जो है समीर जी, अब इसका मतलब वास्तव में लोकतंत्र संविधान खतरे में है। ये चीज़ें अब साफ तौर पर दिखाई पड़ रही हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरह से बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर के को लेकर जो बयान दिया गृह मंत्री अमित शाह ने, उस पर अब एक बड़ा विवाद अब शुरू तो हो ही चुका है। संसद के भीतर जिस तरह से हुआ, लगातार प्रदर्शन होते रहे, बाबा साहब आम्बेडकर के अपमान पर गृह मंत्री अमित शाह से माफ़ी मांगने की मांग की जा रही है, इस्तीफे की मांग की जा रही है। अब वो चीज़ सड़कों पर भी दिखाई देने लगी है। जगह जगह से प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं, वहाँ से वीडियोज़ आ रहे हैं। और अब 25 दिसंबर को तमाम संगठनों ने एक बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर रखा है। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने भी 25 तारीख को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। अपने आप में एक बड़ी खबर है। यानी इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों से भी अब उसकी दूरी इस मामले में बढ़ती चली जा रही है। एक बार देखेंगे कि क्या 17 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्या था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और खुद गृह मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपमान नहीं किया, लेकिन
विपक्ष का कहना है कि न तो उन्होंने न सिर्फ अपमानजनक बातें की, बल्कि उनका जो तरीका था वो भी बेहद अपमानजनक था। सुनेंगे एक बार क्या कहा था गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में, जिसको लेकर विपक्ष इतना ज़्यादा गुस्से में है। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, ये बयान है गृह मंत्री अमित शाह का, ये बिल्कुल वही बयान है जो कि राज्यसभा के रिकॉर्ड में है और ये कहीं से भी इसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं किया गया है। और जिस तरीके से वो कह रहे हैं, केवल अमित शाह ही नहीं कह रहे हैं, जब वो ये बात कह रहे हैं उस समय भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो सांसद हैं वो किस तरीके से उसकी सहमति अपनी दे रहे हैं और खिलखिलाकर हंस रहे हैं। ये सारी चीज़ें बता रही हैं जो विपक्ष का आरोप है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इनके मन में कितना सम्मान है, कितनी इज्जत है। जी बिल्कुल समीर जी, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है और अमित शाह ने इसके लिए कोई माफ़ी नहीं मांगी है किसी तरीके की। और जब सदन में उनको टोका जा रहा है तब भी वो माफ़ी मांगने को किसी भी तरीके से तैयार नहीं है, बल्कि उसको जोर दे रहे हैं कि सुनिए सुनिए, पूरी बात सुनिए, यानी और आगे भी अपमान करते वो, इसका मतलब समझा जा सकता है समीर जी। जी बिल्कुल अपमान करते और विपक्ष इसीलिए लगातार उनसे माफ़ी की मांग कर रहा है। और ये भी कहा विपक्षी नेताओं ने, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी कहा कि संसद भले का सत्र अब समाप्त हो रहा है, लेकिन हमारी मांग नहीं, हम अपनी मांग से पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये मांग जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक कि गृह मंत्री अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते, इस्तीफा नहीं देते। तो इस मुद्दे पर अब अमित शाह फंसे हुए हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मुद्दे पर घिर गए हैं। इसलिए घिर गए हैं कि अमित शाह के इस बयान के बाद जब वो घिरने लगे तो उन्होंने ताबड़तोड़ कई ट्वीट किए जिसमें उन्होंने अमित शाह का बचाव किया। बचाव करते हुए उन्होंने विपक्ष पर ही, कांग्रेस पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लगाए। एक बार सुनते हैं जयराम रमेश को, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर और क्या जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है विपक्ष की, कैसे वो इस मुद्दे पर लगातार घेरने की रणनीति बनाए हुए हैं अमित शाह को और सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, वो बता रहे हैं। और साफ तौर पर कहना है कि बिना माफ़ी मांगे इस मुद्दे पर विपक्ष पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक डॉक्टर अंबेडकर का ही अपमान नहीं किया है, बल्कि पूरे भारतीय जनता पार्टी का, ये पूरे संविधान का अपमान किया है, देश का अपमान किया है। जयराम रमेश को सुनते हैं। चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी जब वो ये बयान दे रहे थे, और उसके बाद उन्होंने इसको अपनी गलती का एहसास भी नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने गलती की है। उसके बाद जिस तरह की जो घटनाएं हुई संसद भवन में, उसको विपक्ष लगातार बता रहा है कि ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है, जानबूझकर किया गया है। तो अमलेंद्र जी, इस मुद्दे पर अमित शाह तो फंसे ही है, भारतीय जनता पार्टी भी घिरी हुई है, और अब वो माफ़ी मांगते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। समीर जी, माफ़ी मांगे या ना मांगे, और माफ़ी से काम नहीं चलेगा, चूंकि लोग तो मांग कर रहे हैं कि अमित शाह का इस्तीफा हो। जी, अब अमित शाह इस्तीफा देते हैं कि नहीं देते हैं, लेकिन ये जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है समीर जी, वैसे वैसे अमित शाह के खिलाफ देश में माहौल गर्म होता जा रहा है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको बीच मझधार में छोड़कर 2 दिन के लिए विदेश यात्रा पर चले गए हैं। कुवैत की 2 दिन की यात्रा पर नरेंद्र मोदी चले गए हैं। देश में तूफान मचा हुआ अमित शाह के इस्तीफे को लेकर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे में अमित शाह को बीच में छोड़कर और कुवैत की यात्रा पर चले गए हैं। तो क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? इस तरीके की चर्चाएं भी अब चलने लगी हैं कि अमित शाह को जो पर्ची पकड़ाई गई पढ़ने के लिए, वो असल में नरेंद्र मोदी की पर्ची थी जो अमित शाह ने पढ़ी। और ये अगर नरेंद्र मोदी पढ़ते तो वही पढ़ते, तो आखिरी समय में नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को क्यों भेज दिया वो पर्ची पढ़ने के लिए, और अमित शाह के मुंह से अपशब्द कहलवाया गया बाबा साहब के लिए, जो कि नरेंद्र मोदी को खुद कह रहे थे, शायद ऐसा समझा जा सकता है। तो अब ये बहुत चीज़ें चल रही हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में क्या कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हमें नहीं मालूम कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन ये चर्चा इस तरह की शुरू हो गई चूँकि नरेंद्र मोदी जो है बीच मझधार में अमित शाह को छोड़कर और विदेश यात्रा पर चले गए। जी बिल्कुल, कुवैत की यात्रा पर गए हैं, कुवैत की 2 दिनों की यात्रा पर, और 4 दशक में जाने वाले वो पहले एक बड़े नेता हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है, लेकिन जिस समय हो रही है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरा इस समय विपक्ष के निशाने पर है गृह मंत्री, और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर घिरे हुए हैं। पूरी पार्टी घिरी हुई है, और संविधान के मुद्दे पर तो लगातार भारतीय जनता पार्टी घिरी ही है। जिस संविधान के साथ वो छेड़छाड़ करना चाहती है, बदलाव करना चाहती है, और इसी बीच 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो विधेयक लाया गया, हालांकि वो जेपीसी को भेज दिया गया,
उस पर भी सरकार घिरी हुई है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि ये विधेयक इस बात का संकेत है कि किस तरह से संविधान को बदलने की कोशिश और उम्मीद लगाए बैठी थी कि 400 पार जब सीटें आएंगी लोकसभा में तो संविधान को बदल कर रख देगी भारतीय जनता पार्टी। उसी का एक नमूना है वन नेशन वन इलेक्शन। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार के लिए एक मुसीबत भरे साबित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जबकि सरकार के पास बहुमत नहीं है, वो अपने सहयोगी दलों की बैसाखी पर टिकी है और सहयोगी दल भी उससे लगातार दूरी बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल समीर जी, सहयोगी दल जो है दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच में जो है वो नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई है, ये बताया जाता है जी, ताकि अमित शाह के मसले पर कुछ बोलना ना पड़े और अमित शाह के मसले पर बोलना पड़ेगा तो इस्तीफा मांगना पड़ेगा अमित शाह का जी। और अमित शाह कह चुके थे कि नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं, हालांकि वो खोल दिए मोदी जी ने दरवाजे जो अमित शाह बंद करके आए थे। तो बहुत कुछ गड़बड़ हालात चल रहा है। इधर एकनाथ शिंदे जो है वो दीक्षा भूमि पहुंच गए जी हाँ, यानी माफी मांगने के लिए बाबा साहब से पहुंचे कि भाई अमित शाह के साथ मैं खड़ा था, मुझको माफ करो और मैं अमित शाह के साथ नहीं हूँ। क्या ये कहना चाहते हैं एकनाथ शिंदे? हो सकता है इसी दबाव में आके गृह मंत्रालय मिल जाए, विभाग अभी तक बन ही नहीं पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि गृह मंत्रालय भी मिल जाए कि वरना जो है अमित शाह के खिलाफ खड़े हो जाएंगे एकनाथ शिंदे। ये है तो अब बहुत सारी चीजें मतलब एनडीए में अंदर चल रही हैं। अमित शाह जो है और नरेंद्र मोदी वो एनडीए में बीजेपी में भी अलग अलग नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो वन नेशन वन इलेक्शन पे जो बिल आया समीर जी उस पर जो व्हिप जारी किया था, उस व्हिप का 20 भाजपा सांसदों ने उल्लंघन किया और उल्लंघन करने वालों में जो नाम आ रहे हैं उनमें नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और गिरिराज सिंह के नाम भी शामिल हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इन्होंने भी व्हिप का उल्लंघन किया, ये भी सदन में उपस्थित नहीं थे। तो यानी नरेंद्र मोदी का जो खुद का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, अच्छा नरेंद्र मोदी खुद उपस्थित नहीं थे तो नरेंद्र मोदी भी जो खतरे में है। तो ये बहुत कुछ बीजेपी के अंदर चल रहा है जो ऊपर से जो है वो सब सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी की जो अंदरूनी राजनीति है उसमें काफी कुछ खतरा रहा है समीर जी। बिल्कुल, और इस मुद्दे पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर जिस तरह से अब विपक्ष के निशाने पर है, विपक्ष उस मुद्दे पर लगातार घेरे हुए है। संसद के बाद अब संसद के बाहर भी, सड़कों पर भी अब उतर रहा है। उसको देखते हुए मुसीबत तो बढ़ती जा रही है। अखिलेश यादव ने क्या कहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको इस मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, ये भी विपक्ष का ही आरोप है कि जो वहाँ परसों संसद परिसर में जिस तरह से धक्का मुक्की की शिकायतें आई, भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों के घायल होने की तस्वीरें आई, वो अस्पताल में आईसीयू से उनकी जो तस्वीरें आई, उसको लेकर विपक्ष जिस तरह से मजाक बना रहा है, वो भी बहुत एक दिलचस्प मामला है। अखिलेश यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की ये पुरानी आदत है, ये उसकी स्ट्रेटजी है। सुनते हैं क्या कहा और क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्यों उस घटना का मजाक उड़ाया जा रहा है। में धक्का मुक्की की घटना हुई, 2 सांसदों के, भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों के घायल होने की तस्वीरें आई, आईसीयू में उनका इलाज चला। वो एकदम इसको विपक्ष के नेता बता रहे हैं कि पूरी तरह से फैब्रिकेटेड है, जानबूझकर, यानी वो पूरा एक रणनीतिक ढंग से किया हुआ है वो धक्का मुक्की से लेकर सारी घटना, और किस तरह से उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। और मजाक यूं ही नहीं उड़ाया जा रहा है, उसके पीछे कारण है। जिस तरह से अस्पताल में गए, फिर आईसीयू में गए, वहां पर डॉक्टरों के भी जो बयान आए। अमलेंदु जी, विपक्ष क्यों इतना उसको लेकर, और अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जिनसे वो चुनाव हारे थे, खुद ही डॉक्टर हैं, अगर कहे तो उनका इलाज करवा दे, पैसा भी नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो डॉक्टर नवल किशोर जो हैं वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे और पहले वो जीत गए थे और बाद में उनको हरवाया गया। तो अखिलेश यादव यही कह रहे हैं। और वहाँ तो समझिए एक और रिपोर्ट आ रही है कि ये जो नाम काटने वाली चीजें हैं वहाँ से आना, फरुखाबाद से आ रही है रिपोर्ट कि कई लोग ऐसे आ गए जिनके नाम जो थे वो मृतक करके बता दिए गए और वो अपने दस्तावेज पेश कर रहे हैं कि हम तो जिंदा भाई, हमें काहे को कागजों में मार दिया वोटर लिस्ट में। और यानी जो आरोप लग रहा है, जो अरविंद केजरीवाल ने भी लगाया और जो राहुल गांधी ने भी लगाया, जो महाराष्ट्र कांग्रेस ने लगाया, महाविकास अघाड़ी ने लगाया कि वोट काट के जो किस तरीके किया जाता है घपला, वो सारी चीज़ें वहाँ आ रही हैं। तो ये अब इसलिए इनको ज़्यादा खींचा जा रहा है कि जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं जहाँ ये भर्ती हुए आरएमएल में उनके जो एमएस है डॉक्टर अजय शुक्ला, उनका जो है वो बयान आया और वो ये था कि दोनों नेताओं की तबीयत जो है वो ठीक है, बेटर कंडीशन है, उनका बीपी नॉर्मल है, वो अभी तक आईसीयू में है और निगरानी में है,
सीनियर लीडर्स जो हैं वो अगला फैसला करेंगे कि ये कब तक इस आईसीयू में रहेंगे, यानी आईसीयू में कब तक रहना ये मोदी जी तय करेंगे। जो बता रहे थे मुकेश राजपूत को कि आईसीयू में तब तक रहना जब तक हम कहें, मतलब ये कहा नहीं उन्होंने, वो कह रहे थे कि पूरी दवा लेना। हाँ, आईसीयू में रहने का फैसला नेता लोग कैसे करें, तो डॉक्टर ही करेगा, डॉक्टर करेगा। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो कुछ भी फैसला ले सकते हैं। डॉक्टरों को ही बता रहे थे कि वो गणेश जी थे वो प्लास्टिक सर्जरी बता रहे थे, वो प्लास्टिक सर्जरी है। तो ये तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी, तो दुनिया में इनसे ज़्यादा विद्वान अब तक ना पैदा हुआ है और ना पैदा होगा कभी। तो वो जितने विद्वान व्यक्ति हैं डॉक्टरों को बता सकते हैं, वैज्ञानिकों को बता सकते हैं कि वो जब बादल घिरा हो तब राजा जो नहीं पकड़ सकता जहाज को तब हमला कर देना, नाले से गैस बनवाते हैं। तो विद्वान व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो है ये कहा है कि भाई अब रहिए आईसीयू में, तब तक आईसीयू में रहेंगे। तो ये समझा जा सकता है, समझिए, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये पेट्रोल हो रहा है। हालांकि माना ये जा रहा था कि शायद इसलिए कि तमाम बड़े नेता वहां पर गए, राजनाथ सिंह भी गए देखने और शिवराज सिंह चौहान, बहुत सारे नेता उनको देखने गए, दोनों ही सांसदों को। और ये माना जा रहा था कि शायद उनको डिस्चार्ज करने का फैसला तब लिया जाए जब प्रधानमंत्री मोदी देखने जाए, लेकिन गए नहीं वो, और अब तो कुवैत जा रहे हैं। कुवैत चले गए और देखिए उनको तो इतने गंभीर अवस्था में पड़े हुए आईसीयू में सांसद, नरेंद्र मोदी के पास ये भी टाइम नहीं है कि उन गंभीर सांसदों को ही देखने। अच्छा छोड़िए गंभीर सांसदों को, भाई उनके गुरु जो है वो लालकृष्ण आडवाणी, वो 10 दिन से आईसीयू में भर्ती हैं, एक भी देखने नहीं गया, ना अनुराग ठाकुर देखने गए, ना शिवराज सिंह चौहान देखने गए, ना जेपी नड्डा देखने गए, ना नरेंद्र मोदी देखने गए, ना अमित शाह देखने गए। हमारे पास तो कोई सूचना नहीं है, कोई हो तो हमारा भी ज्ञानवर्धन किया जाए कि कौन लालकृष्ण आडवाणी को देखने गया। मोदी जी ने फोन पे आडवाणी जी से बात की आईसीयू में कि साहब आप ठीक हैं कि नहीं है, तब तक भर्ती है जब तक ठीक नहीं हो जाओ। तो आप जो है वो फोन पे तो बात कर रहे हैं मुकेश राजपूत से, लेकिन आपके जो गुरु हैं जो 10 दिन से आईसीयू भर्ती हैं, उनको देखने कोई नहीं गया अभी तक। जी तो जो कह रही थी जयाप्रदा समीर जी, तो जयाप्रदा की बात सही लग सकती है कि इनको जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनको मिलना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में इससे अच्छी एक्टिंग जो है नहीं देखी। जी बिल्कुल, जया बच्चन ने कहा कि जो राज्यसभा सदस्य है समाजवादी पार्टी की, उन्होंने कहा कि इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए, जबकि जया बच्चन खुद भी बड़ी अभिनेत्री रही हैं। वो कह रही हैं कि इन नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड मिलना चाहिए। वही बात विपक्ष भी कह रहा है कि ये सारी की सारी पूरी घटना जो है वो पहले से ही तय थी, एक स्ट्रेटजी के तहत ये पूरा ड्रामा रचा गया, ऐसा विपक्ष का आरोप है, और जो धक्का मुक्की की गई है। लेकिन ये इतनी तत्परता दिखाई भारतीय जनता पार्टी ने, जिससे ये लगता भी है कि ये सारी चीज़ें पहले से तय थी। कैसी तत्परता दिखाई है? तत्परता ये दिखाई कि तुरंत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद पहुँचे थाने में और उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। अब राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं कि राहुल गांधी ने धक्का दिया जिससे ये दोनों सांसद गिर गए वहां पर। हालांकि खुद ये सांसद जो मुकेश राजपूत है फर्रुखाबाद वाले, वो खुद ही कह रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी ने धक्का नहीं दिया, राहुल गांधी को तो खुद ही धक्का दिया गया, और इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो एक सुनते हैं क्या कहा इस मामले में प्रियंका गांधी ने कि जो ये धक्का मुक्की की बात हो रही है और राहुल गांधी के खिलाफ आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। अभी तक लगातार उस घटना के फुटेज, वीडियो फुटेज, सीसीटीवी के फुटेज मांगे जा रहे हैं। सीसीटीवी के फुटेज भी अब तक नहीं आ पाए हैं। आखिर ऐसा क्यों है अमलेंदु जी? सीसीटीवी के फुटेज भी नहीं आ पाए हैं और इनके चोटें भी नहीं दिखाई जा रही हैं। मतलब चोटों पर भी पट्टियां बांधी गई हैं और सीसीटीवी फुटेज पर पट्टियां बांधी गई हैं। जी तो भाई सीसीटीवी फुटेज निकालो, क्या दिक्कत है? और प्रमोद तिवारी ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो सब सील किए जाएं, वो स्थल सील किए जाएं और जो अधिकारी हैं उनकी भी जांच की जाए जी, नार्को टेस्ट उनके सब पे कराए जाएं और इन सांसदों के भी नार्को टेस्ट कराए जाएं जो घायल हुए हैं और जो इनकी रिपोर्ट लिखाने के लिए पहुंचे, अनुराग ठाकुर और निशिकांत दुबे, इन सबके भी नार्को टेस्ट करवाए जाएं। तो ये मांग अब उठ रही है समीर जी, और ये मसला काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये जो नाटक किया भारतीय जनता पार्टी ने, आरोप ये है कि ये अमित शाह को बचाने के लिए, मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए किया। कांग्रेस का कहना यह है कि आप एक नहीं 100 एफआईआर दर्ज करा लीजिए जी, लेकिन हम इस मुद्दे से भटकेंगे नहीं। अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा, चूंकि अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भरे सदन में अपमान किया है और उस पर तुरंत माफ़ी नहीं मांगी, बाद में माफ़ी नहीं मांगी। इसलिए नरेंद्र मोदी या तो उनको बर्खास्त करें या अमित शाह इस्तीफा दें, इसी पे जो है बात कुछ बनेगी। जी बिल्कुल, मुद्दों से भटकाने का आरोप लगा रहा है विपक्ष, और जिस तरह से ये बातें हो रही हैं, चाहे वो
प्रियंका गांधी ने कहा हो, अखिलेश यादव ने कहा हो, या फिर जयराम रमेश कह रहे हो, लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि किस तरह से मुद्दों से भटकाने के कारण ये सारा चीज़ रचा गया कि गृह मंत्री अमित शाह से जो इस्तीफे की मांग हो रही है वो मांग दब जाए, मीडिया में उसकी चर्चा ना हो, और यही चर्चा हो, और वही चर्चा हो भी रही है जो तमाम मीडिया में, कि कैसे उनको चोट लग गई, कितनी गंभीर चोट लग गई है, और कितनी गंभीर चोट लग गई है ये तो अखिलेश यादव अभी बता ही रहे थे। और वो तो कह भी रहे हैं कि हमारे पास डॉक्टर भी हैं जो फर्रुखाबाद के सांसद हैं, उनका इलाज वो कर देंगे, और उस चुनाव में उन्होंने उनको हराया भी है। तो लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतना बड़ा जो मुद्दा है, क्या लोगों का ध्यान उससे हट जाएगा? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अब जिस तरह से न केवल राजनीतिक दल बल्कि तमाम सामाजिक संगठन और दलित संगठन भी सड़कों पर उतरने का ऐलान कर चुके हैं, लगातार प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं तमाम जगहों से, उसको देखते हुए कितना भी भटकाने की कोशिश करें, ऐसा लगता नहीं कि लोगों का ध्यान इससे भटक जाएगा। और ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किलों भरा मुद्दा बन गया है। हाँ बिल्कुल समझिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों भरा जो है ये मुद्दा बन गया है, और अमित शाह को बीच मझधार में छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले गए हैं विदेश। तो इसलिए लगता है कि अमित शाह भी इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा आहत होंगे, निश्चित तौर पर होना भी चाहिए जी। जब देश में इतना ज़्यादा संकट है और अमित शाह के इस्तीफे पे विपक्ष खड़ा हुआ है, तमाम संगठन जो है अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन की घोषणा हो चुकी है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अमित शाह को बीच में छोड़कर चले गए विदेश, तो ये अच्छा तो नहीं किया उन्होंने अमित शाह के साथ में, क्योंकि अमित शाह सबसे ज़्यादा भरोसेमंद हैं प्रधानमंत्री के, और प्रधानमंत्री का एक तरीके से देखा जाए रक्षा कवच जो है वो अमित शाह हैं। ये तारीफ करनी पड़ेगी अमित शाह की, ये प्रधानमंत्री को हर मुसीबत से बचा के ले आते हैं और अपने ऊपर सारी मुसीबतें मोल ले लेते हैं। आज अभी भी जो मुसीबत आई है ये अमित शाह के ऊपर नहीं, ये नरेंद्र मोदी के ऊपर आनी थी, जिसको उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि वो पर्चा जो था वो तो पढ़ना नरेंद्र मोदी को था। बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी की जगह अमित शाह ने जाके वो पर्चा पढ़ दिया, लिखित भाषण है 34 पेज का। जी। तो ये समझा जा सकता है कि इसका मतलब नरेंद्र मोदी फिर उसमें घिरते, तो वो अमित शाह के ऊपर जो आ रहा है, तो अमित शाह आहत तो निश्चित तौर पे होंगे समीर जी। इधर जो उनके साथी सब जो छोड़ने लग गए, अब एकनाथ शिंदे को क्या जरूरत थी अभी दीक्षा भूमि जाने की, जब अमित शाह के ऊपर लेकर इतने जो है बाबा साहब के अपमान के आरोप लगे हुए, अपमान के आरोप लग रहे हैं। तो मतलब एकनाथ शिंदे भी जो वो अब आग दिखा रहे हैं बीजेपी को, ये इस तरीके की चीज़ें भी सब देखी जा सकती हैं। जी बिल्कुल। एकनाथ शिंदे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के इस समय, लेकिन अभी कुछ दिन पहले तक वो मुख्यमंत्री थे। सुनते हैं दीक्षा भूमि जाने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में क्या कहा, क्यों गए थे वहाँ। संसद परिसर में जो धक्का मुक्की की घटना हुई और जो बहुत सारे तमाम जो ज़रूरी मुद्दे थे उनसे ध्यान हटाने की कोशिश की गई, उसी के तहत वो भी हुआ। लेकिन विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा और उसे माफ़ी की मांग लगातार कर रहा है। एक बार सुनते हैं जो फैज़ाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, कई बार के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं संसद में जो कुछ हुआ। हालांकि वो संसद में पहली बार आए हैं, लेकिन जो शीत सत्र में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर वो बड़े आहत हैं, और वो सरकार पर किस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि सरकार चाहती नहीं कि सदन चले, संसद में कोई कार्रवाई हो। को हम सुनेंगे। और इस जो गृह मंत्री इस मुद्दे पर जिस तरह से गृह मंत्री घिरे हुए नजर आ रहे हैं, उनके गठबंधन के सहयोगी दल उनसे दूरी बना रहे हैं, वो अपने आप में बहुत एक गंभीर मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत कह सकते हैं कि एक बहुत सेटबैक है उसके लिए। हाँ, एक भारतीय जनता पार्टी के लिए सेटबैक है। अमित शाह काफ़ी ज़्यादा घिरे हुए हैं, देश का राजनीतिक माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म है, जैसे जैसे शीतलहर बढ़ रही है वैसे वैसे देश का राजनीतिक तापमान जो है वो बढ़ता चला जा रहा है अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर। इधर एक बड़ी खबर समझिए ये आ रही है कि जो एक पूर्व क्रिकेटर है रॉबिन उथप्पा, उनके खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। तो और मामला जो है ये कि कर्मचारी भविष्य निधि EPF जो होता है उसके अंशदान से जुड़ी हुई धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर वो जारी किया गया है, और ये 23.36 लाख रुपए की राशि से संबंधित है जो कथित तौर पर कर्मचारियों के खाते में जमा नहीं की गई थी। रॉबिन उथप्पा जो है वो सेंटोरस लाइफ स्टाइल ब्रांच प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के रूप में कार्यरत थे। वारंट जो है क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त सदक्षरा गोपाल रेड्डी द्वारा जारी किया गया। जी, ये एक बीच में खबर आ गई थी बड़ी, तो ये बताना जरूरी है। बिल्कुल। रॉबिन उथप्पा क्रिकेट खिलाड़ी थे, बहुत ही पॉपुलर क्रिकेट खिलाड़ी थे, उनके खिलाफ ये धोखाधड़ी का आरोप दर्ज हुआ है। तो अब हम जो चर्चा कर रहे थे और अवधेश प्रसाद को सुनते हैं जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, किस तरह से शीत सत्र में जिस तरह जो कुछ भी हुआ उसको लेकर उन्होंने कैसे निराशा जताई है। आरोप लगाया है कि भारतीय जनता
जनता पार्टी संसद को चाहती है कि चले न, इसी तरह से वहाँ पर हंगामा होता रहे और तमाम जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर चर्चा ना हो, चर्चा से भागती रही और चर्चा नहीं होने दी आखिरकार। जिस पर चर्चा होनी चाहिए संसद में उस पर चर्चा नहीं हो रही है और ऐसे मुद्दे उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। और गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर जिस तरह से अब विपक्ष हमलावर है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों भरा साबित होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल भी अब उससे दूरी बना रहे हैं। वहीं एक और बड़ी खबर है कि वायनाड में, केरल में, वहाँ पर जो जहाँ से प्रियंका गांधी लोकसभा का उपचुनाव जीती हैं, उनके निर्वाचन को, उनकी जीत को चुनौती दी है जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट थी नव्या हरिदास ने। हालांकि नव्या हरिदास तो सीधे हारी भी नहीं थी अमलेंदु जी, हाँ सीपीएम से मुकाबला था, वो तो मुकाबले में थी भी नहीं तो लेकिन उन्होंने चुनौती दी है प्रियंका गांधी की जीत को कि उनकी जो जीत है, लगभग 4 लाख से ज़्यादा वोटों से प्रियंका गांधी की जीत हुई, उसको वो कह रही हैं कि ये जीत सही नहीं है। चुनौती उन्होंने किस आधार पर दी है, लेकिन उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं कि क्यों इस प्रियंका गांधी की जीत को केरल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, उसके पीछे वजह क्या है, सुनते हैं एक बार प्रमोद तिवारी को। खारिज होगी, जुर्माने के साथ खारिज होगी, कह रहे हैं प्रमोद तिवारी। और ये भी खैर उसमें एक दिलचस्प बात यही है कि सीधे हारे हुए कैंडिडेट को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तीसरे चौथे नंबर पर कैंडिडेट है उसको दिक्कत हो रही है। जी समीर जी, और जहाँ नंबर 2 के पे हारे हुए लोग जो हैं वो जहाँ मशीनों की गिनती की बात कर रहे हैं, वीवीपैट मशीनों से मिलान की, वहाँ मशीनों का डाटा ही उड़ा दिया जा रहा है और फॉर्म 70C का डाटा नहीं दिया जा रहा है। अब तो सरकार ने ये भी कर दिया कि अब जो है फॉर्म 70C का डाटा नहीं मिलेगा, यानी सारी गड़बड़ियाँ जो है वो की जाएंगी बीजेपी और चुनाव आयोग के जरिए, और वो खुल ना जाए गड़बड़ियाँ, इसके लिए जो वो कानून उसमें नियम भी नए बना दिए जाएंगे। यानी 1961 का जो कानून है जी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का जो 1961 का कानून है, उसकी धारा 93(2)A में है कि सार्वजनिक किए जा सकते हैं, वो दिए जा सकता है और हर लोगों को जानने का अधिकार है कि चुनावी प्रक्रिया में के डाटा क्या है। और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने यही आदेश दिया था कि पिटीशनर महमूद पाचा को ये दस्तावेज दिए जाएं। उसके बाद जो है वो शुक्रवार यानी कल जो है वो विधि और न्याय मंत्रालय जो उसने संशोधन कर दिया कि साहब ये अब नहीं दिए जा सकते और अदालतें भी आदेश नहीं दे सकती। जी बिल्कुल। और ये तमाम जो चुनावी प्रक्रिया को इसीलिए आरोप लग रहे हैं विपक्ष के कि संविधान को के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और जो चुनावी प्रक्रिया है उसको किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है, अपने तरह से उसको बदला जा रहा है। और अब तो नियम भी बदल दिए जा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट न तो लोगों को दिखाए जाएंगे और न ही कोर्ट आदेश देगी चुनाव आयोग को या सरकार को कि वो डॉक्यूमेंट दिखाए जाएं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और जो बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, जिस पर निश्चित तौर पर वो अब विपक्ष के निशाने पर फिर एक बार आएगी और कोर्ट के निशाने पर भी आएगी। लेकिन ये किया गया है, विधि और न्याय मंत्रालय ने ये नियमों में बदलाव किए हैं और तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिस पर घिरे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह का बयान इस समय चर्चा में है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए उन्होंने जो बात कही है और उस बात को कहने में जिस तरह से उन्होंने उनकी जो भाव भंगिमा रही, उसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि ये साबित करता है कि बाबा साहब के प्रति इनके मन में कितना सम्मान है और कितना क्या उनके बारे में सोचते हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्ष का आरोप है कि उस मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, राहुल गांधी के खिलाफ चाहे एफआईआर हो, चाहे मुंबई में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर हमले की बात हो, उसको लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि जानबूझकर ये सारी चीज़ें की जा रही हैं ताकि जो विपक्ष मांग कर रहा है कि गृह मंत्री माफ़ी मांगे और इस्तीफा दे, उससे लोगों का ध्यान वो डाइवर्ट हो सके। हाँ बिल्कुल समीर जी, लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो सके। और इससे बड़ी, और आज जो है वो अरविंद केजरीवाल 1 बजे अमित शाह के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं इसी मसले पर कि अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान किया उसके खिलाफ जो है वो 1 बजे अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इधर जो वर्षा गायकवाड़ है जो सांसद है कांग्रेस की, उनका कहना है कि भाई ये महाराष्ट्र में तो लाड़की बहना योजना बात करते रहते हैं और यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हैं और वहाँ मेरे दफ्तर पे हमला करते हैं। उनके दफ्तर पे हमला किया, बीजेपी के लोगों ने उनके दफ्तर पे हमला किया था, तो कह रही है कि वो मेरे दफ्तर पे वहाँ हमला करते हैं और यहाँ बाबा साहब का अपमान करते हैं। और ये मसला ज़्यादा काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है और एकनाथ शिंदे ने भी जो है वो अमित शाह से दूरी बनाना शुरू
शुरू कर दी है इस मामले पे, बीजेपी से दूरी बनाना शुरू कर दी, यानी एक दबाव डालना शुरू कर दिया है कि अमित शाह जो वो इस्तीफा दें, चूंकि उनका जाना वहाँ दीक्षा भूमि पे ऐसे समय में ये काफी ज्यादा सवाल खड़े कर रहा है। तो इसके अर्थ यही निकाले जा रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे भी अमित शाह पर दबाव बना रहे हैं कि आप जो है वो इस्तीफा दीजिए, चूंकि आपने बाबा साहब का अपमान किया है। बिल्कुल, और सुनते हैं वर्षा गायकवाड़ ने क्या कहा है। उनके दफ्तर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने हमला किया था, हालांकि बाद में पुलिस ने उनको वहां से खदेड़ा भी था। लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष का जो आरोप है, तो वो आखिर उससे उनको क्या फ़ायदा होने वाला है? क्या उससे लोगों का ध्यान जो है वो विचलित हो जाएगा? यानी जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से माफ़ी मांगने की बात कही जा रही है, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्या वो मुद्दा कमज़ोर हो जाएगा? पहले सुनते हैं वर्षा गायकवाड़ का क्या कहना है, जिनके दफ्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर सरकार घिरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है, गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी घिरे हुए हैं, डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कोशिशें कितनी कामयाब होंगी ये साफ दिखाई पड़ रहा है। चाहे वो सांसदों के गिरने का मामला हो, उनके आईसीयू में भर्ती होने का मामला हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कांग्रेस के दफ्तर पर हमले का मामला हो, या फिर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर का मामला हो, इनसे कोई किसी का दिमाग ध्यान डाइवर्ट नहीं हो रहा है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जो गृहमंत्री अमित शाह का बयान है, उसको लेकर देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, और अब 25 दिसंबर को बड़े प्रदर्शन की संभावना है। उसकी घोषणा की है कई संगठनों ने, केवल राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि तमाम सामाजिक और जो दलित संगठन हैं वो भी इस मुद्दे पर अब गृहमंत्री अमित शाह की माफ़ी मांगने की मांग कर रहे हैं और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्या होता है इससे हम आपको लगातार अपडेट करेंगे। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहेंगे। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए